understand. What are we people going to start now? हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना प्रोडक्शन फंक्शन का शॉर्ट पीरियड और मॉडर्न अप्रोच. कल मैंने आप लोगों को क्लासिकल अप्रोच बताया था और क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 phases टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन थे. कौन कौन से? इट वाज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इट वाज कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर एंड इट वाज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. कल हम लोगों ने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स का सारा डिटेल के अंदर कर लिया था. आपको डायग्राम्स वगैरह के साथ एवरी पॉइंट था क्लियर. डायग्राम, शेड्यूल, उसके बाद आपका उसका मीनिंग एंड साथ ही उसके रीजन, क्या रीजन होते हैं. इज दैट क्लियर? So these were the reasons of diminishing returns to factor and what were the reasons. कल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल लास्ट वाले के अंदर आई थिंक आपकी क्लास ऑफ हो गई थी. ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. फिक्स फैक्टर आपका बहुत ओवरली यूटिलाइज है क्योंकि आपको पता है कि एक जमीन के टुकड़े के ऊपर 20 लेबरर्स को आप यूज कर सकते हो. अब उन 20 लेबरर्स की बजाय आप लोग कितने लोगों को काम पे लगा रहे हो? 25-30. इज दैट क्लियर? तो बच्चे इसी के कारण से पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की. अब वो बहुत पुअरली कोऑर्डिनेटेड है क्योंकि हर किसी को अपना काम ही नहीं पता. जब 20 लोग थे तब हर किसी को अपना काम पता था, लेकिन जब आपने 5 लेबरर्स एक्स्ट्रा लगा दिए तो इन 5 लेबरर्स को अपना काम ही नहीं पता है. एंड इन वन केस इट इज लीडिंग टू अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. और ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हमें लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन इन रियलिटी इनको पता ही नहीं होता, ये वहां जाकर वेले बैठे होते हैं. इज दैट क्लियर? राइट? आपके तो पैसे लग रहे हैं, आप उनको वेजेस दे रहे हो, पर इनकी तरफ से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है टोटल प्रोडक्शन की तरफ, वो क्या हो जाती है? जीरो. सो दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में marginal productivity of variable factor is equal to 0. What is the marginal productivity of variable factor? 0. लास्ट पॉइंट क्या था बच्चे? इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. आप लोगों को पता है कि लैंड और लेबर दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. कोई भी अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो एक को निकालो और दूसरे को लगा लो. ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज होते हैं बट एक हद तक यूज होते हैं. इज दैट क्लियर? अब एक जमीन के टुकड़े पे 20 लेबर को यूज करोगे, इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा आप यूज ही नहीं कर सकते. दिस मीन्स इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हो जाती है. अब इनके बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है. दैट्स व्हाई यू हैव विच रिटर्न? डिमिनिशिंग रिटर्न. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे दिस वाज ऑल. अब आपने ये रीजंस को याद रखना है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अब इन तीनों फेजेस को मिलाकर हमने एक लॉ क्रिएट कर देना है और उस एक लॉ जिसको हम लोगों ने क्रिएट करना है उसको हम लोग नाम क्या देंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इज दैट क्लियर? तो रिमेंबर क्लासिकल व्यू पॉइंट मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि इस क्लासिकल व्यू पॉइंट के बेसिस पे ही हमारा मॉडर्न लॉ बना है. और मॉडर्न लॉ का क्या नाम है? इट इज नोन एज व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ अ मॉडर्न लॉ? हरी अप एंड आंसर मी. आर यू एबल टू लिसन व्हाट आई एम स्पीकिंग? वेरी गुड. यू शुड बी रिमेम्बरिंग दैट मॉडर्न लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पर जब हम वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हैं उससे हमारी प्रोडक्शन में कितना बदलाव आता है. तो रिमेंबर ये क्लासिकल व्यू पॉइंट को लेकर बना है. क्लासिकल के अंदर हमारे को क्या पता चला था कि हमारे पास यहाँ पर 3 फेजेस है. फर्स्ट फेज क्या थी? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. वो आ जाती है और खत्म हो जाती है. फिर सेकेंड फेज आ जाती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर. अब थर्ड फेज आ जाती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब क्लासिकल को एक मॉडर्न आउटलुक देना था तो अब इन्होंने इन तीनों फेजेस को ना एक ही लॉ में कन्वर्ट कर दिया और उस लॉ का क्या नाम दे दिया? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इज दैट क्लियर? और उस लॉ के अंदर 3 स्टेजेस दे दी. इज दैट क्लियर? अब पहले क्या था? एक फेज, दूसरी फेज, तीसरी फेज. अब उसने सीढ़ी की तरह एक स्टेज दे दी. दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फिर नेगेटिव रिटर्न. अब इन तीनों स्टेजेस का नाम क्या हो गया? सबसे पहली स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. इज दैट क्लियर? बी कर दूसरा नाम क्या हो गया? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. क्लियर? और सी कर क्या हो गया?
stage of negative returns. Is that clear to all of you? क्या ये सबको समझ आ गया कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है वो क्लासिकल अप्रोच की तीनों फेजेस को मिलाकर एक लॉ है. इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर तीन स्टेजेस हैं. स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. हम इनको इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग और नेगेटिव क्यों कहते हैं अभी हम लोग डिटेल के अंदर करेंगे. बच्चे जिन लोगों ने 12th में ये लॉ किया है, 12th से ये डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ी बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंग करना होगा. 12th में जो आपने ये लॉ किया था वो सिर्फ एमपी के बेसिस पे था, बट इन रियलिटी अगर हम इस लॉ को करते हैं तो ये एमपी के बेसिस पे नहीं है. क्लियर? इसीलिए सब ध्यान से सुनना इस लॉ को. सबसे पहले तो हम लोग इस लॉ को करने के लिए इसका मीनिंग देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बच्चे ये क्या बताते हैं? इसको एलडीपी भी बोल देते हैं. इज दैट क्लियर? रिमेंबर ये शॉर्ट रन का ही लॉ है. आप लोगों को ये लॉ बता रही थी और ये लॉ का मीनिंग क्या है? मीनिंग बताता है एज वी गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग. आर यू एबल टू हियर मी? यस. As we go on implementing more and more, very good, of a variable factor on a fixed factor. Is that clear? जैसे जैसे हम more and more of a variable factor को एक fixed factor के ऊपर लगाते हैं, you should remember a point. सबसे पहले तो TP increases at an increasing rate. आपको पता है टीपी क्यों इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से? क्योंकि कौन सी स्टेज है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एमपी ऑफ अ फैक्टर इज इंक्रीजिंग. क्लियर ना? इसका जो बी पॉइंट आएगा वो क्या बताएगा? ठीक है. अब टीपी नाउ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग at a diminishing rate. Is that clear? अब टीपी किस रेट से इंक्रीज करने लग गया बच्चे? डिमिनिशिंग रेट से. ब्रैकेट में क्या है? एमपी ऑफ अ फैक्टर इज डिमिनिशिंग. आपको पता है ना टीपी हमेशा एमपी वाले रेट को ही फॉलो करता है. तो जब एमपी इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ पे टीपी वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. जब एमपी अब डिमिनिश कर रहा है तो टीपी इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर सी पॉइंट देखो जरा. इसके साथ साथ क्या होता है? टीपी स्टॉप्स टू इंक्रीज एंड रीचेस कहाँ पर? रीचेस एट इट्स मैक्सिमम. अब जो हमारा जो टीपी है ना वो और इंक्रीज करना तो रुक गया और कहाँ पे रीच कर गया? मैक्सिमम पॉइंट पे. आप कोई बता सकते हैं एमपी यहाँ पर क्या होगा? एमपी इज 0. इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड. एंड लास्टली हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? अब टीपी स्टार्ट फॉलिंग. टीपी स्टार्ट फॉलिंग फाइनली. अगर आप लोग भी डेफिनेशन को देखोगे तो आपको यही पता चलेगा. इज दैट क्लियर? तो इसका क्या मतलब हो गया? MP of a factor is negative. What is MP of a factor? Negative. तो बच्चे ये क्या था? This was all about law of variable proportion. Is that clear? ये कौन सा law था? Law of variable proportion. Let's go for the definition once again. As we go on implementing, हम more and more of a variable factor को किस factor के ऊपर लगा रहे हैं? फिक्स फैक्टर के ऊपर. सबसे पहले तो टीपी इज इंक्रीजिंग एट व्हिच रेट? इंक्रीजिंग रेट. क्योंकि एमपी ऑफ अ फैक्टर इज इंक्रीजिंग. देन टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. ये याद रखना है. पहले टीपी इंक्रीज करता है किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से. फिर टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. इज दैट क्लियर? फिर टीपी स्टॉप्स टू इंक्रीज. इज दैट क्लियर? एंड रीचेस देयर मैक्सिमम. समझ आ गया? Now, finally TP starts what? Falling. Is that clear? तो ये हमारी क्या आ गई? Law of variable proportion. Is that clear?
अब बच्चे आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग भी आ सकता है, तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, ये जब 3 स्टेजेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या पता चल रहा है, दिस इज एक्सप्रेसिंग इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन when one factor is fixed and other factor is variable. कुछ समझ आया इस लाइन का मतलब? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, वो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताता है। इनपुट कौन से हो गए बच्चे यहाँ पर? इनपुट्स आर लैंड एंड लेबर, इज दैट क्लियर? या आउटपुट क्या हो गया? जो भी यूनिट हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करना है, या प्रोडक्शन। समझ आ गया रिलेशन? व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड, कौन सा फैक्टर फिक्स है? हरी अप एंड टेल मी। लैंड। एंड वन फैक्टर इज व्हाट? वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है? लेबर। तो आपको ये समझना है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो एक ऐसा लॉ है जो आपको इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताता है, जब एक फैक्टर फिक्स है और दूसरा फैक्टर क्या है? वेरिएबल है। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? सबको समझ आ गया कि जब इनपुट को यूज करते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, तो आउटपुट में कितनी चेंजेस आती हैं प्रोडक्शन में, और आपको साथ ही एक चीज का ख्याल रखना है, बाय एजम्पशन एक फैक्टर क्या है? फिक्स, और दूसरा फैक्टर क्या है? वेरिएबल। जो फिक्स फैक्टर है वो लैंड है, और जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है? लेबर है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes or no? Hurry up and let me know. ये यहाँ तक समझ आ गया सबको? Then we move ahead with the law. Very good. We move ahead with the law now. अब अच्छा आपको इनपुट आउटपुट रिलेशन समझ आ गया। आपके नोट्स के अंदर अब आप लोगों को यहाँ पर एक assumptions मिल रही होंगी। Are you people able to see your assumptions? सबसे पहले तो अपनी assumptions को चेकआउट करो। क्या assumptions दे रखी है बच्चे? Hurry up and speak out the first assumption. कौन सा पीरियड एनालिसिस है? इट इज इन केस ऑफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? वेरी गुड। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? इट इज अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। इज दैट क्लियर? व्हिच पीरियड एनालिसिस बच्चे? शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। इट इज अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। Is that clear? Now, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में कौन सा लॉ ऑपरेट करता है? यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट। इज दैट क्लियर? यही आपका सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ हरिया। एक आना चाहिए, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। आपको पहले ही पता है कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक आना चाहिए, वन फैक्टर इज फिक्स्ड, अदर क्या है? अदर इज वेरिएबल। वेरी गुड। फिर आना चाहिए, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस इन नेचर। क्या आपको पता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजीनियस इन नेचर? Very good. And increased one by one. और हम एक एक कर उनको बढ़ाते हैं। ये पता है पॉइंट क्यों लिया बच्चे? होमोजेनिटी का मतलब है सारे के सारे लेबर स्किल्ड है। इज दैट क्लियर? लेबर की एफिशिएंसी में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहोगे ये जो हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव और डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गई ना, पता है क्यों आई है? नॉट ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर को तो एक एक करके बढ़ा रहे हैं हम लोग, बट ड्यू टू व्हाट? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। कि जो इनएफिशिएंसी आती है, जो आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स आती हैं, वो किसके कारण से है? ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। लेबर के कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इज दैट क्लियर? लेबर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ये सिर्फ क्यों हमारे पास डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं? क्योंकि अब हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ओवरली यूटिलाइज हो चुका है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
सबको समझ आ गया? तो इसका प्लीज आंसर नोट डाउन कर लो। होमोजेनिटी का आंसर सेम टाइप। व्हाट इज होमोजेनिटी? सब नोट डाउन करो, सेम टाइप। सबने नोट डाउन कर लिया सेम टाइप? आंसर मी यस और नो। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया बच्चे, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो लेबल्स आर they are increased one by one because करके लिख दो, because all the units are equally efficient, all the units are equally efficient, but we have a diminishing and negative returns, but we have the diminishing and negative returns due to the overutilization of fixed factor. Due to the overutilization of fixed factor leading to disguised unemployment, leading to disguised unemployment. आई होप इट्स क्लियर हो गया। कैन एनीवन टेल मी कोई और assumptions दे रखी है यहाँ पे? हरी अप एंड लेट मी नो एनी अदर assumptions. Two factors of production are not the perfect substitutes of one another. Perfect substitutes of one another. बच्चे क्या आप सबको इतना समझ आ गया? ये मैंने आपको पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया था कि लैंड और लेबर दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। हम लैंड के ऊपर लेबर लगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। हम लोग यहाँ पर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। एग्जैक्टली आप ये नहीं कर सकते लैंड को छोड़ दो सिर्फ लेबर को यूज कर लो, लेबर को यूज कर लो लैंड को, सॉरी लेबर को छोड़ दो लैंड को यूज कर दो। वी कैन नॉट डू दैट। तो यहाँ पर ये दोनों are not the perfect substitutes of each other. Is that clear? I explain all the assumptions once again, बच्चे, so that this point is very much clear to you. It is which period analysis? Everybody, short period analysis, right? Variable production function क्या करता है यहाँ पे? Operate करता है. Technology क्या रहती है? Constant. One factor is fixed और other factor क्या है? Variable. All the units of variable factor homogeneous in nature and increased कैसे one by one, and two factors of production not perfect substitutes of one another. Is that clear? Very important here. क्या आपको ये assumption सबको clear होगी? Now, बच्चे if these assumptions are clear ना, let's start doing the law. आप लोगों को schedule वगैरह कुछ चाहिए नहीं है। So I'm not taking up a schedule ऐसे, क्योंकि फालतू के अंदर टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ, इसके दूसरे नाम जरूर लिख लीजिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के और भी नाम होते हैं। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? हम लोग इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन अदर नेम, ये बहुत जरूरी है, साथ साथ लिखते रहा करो। यू कॉल इट लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इज इट क्लियर? बी कर एट टाइम इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और सी कर एट टाइम्स इसको क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ओनली, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ये तीन और नाम है जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को देते हैं। क्या आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? Then I am going to draw the diagram and I am going to make that point clear to you with the help of a diagram.
I'm just going to rub the whole section now. ये वाला law of diminishing marginal productivity. Law of diminishing marginal productivity is the other name of law of variable proportion. Is that clear? ये कई बार बोलते हैं लेकिन होता लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी, डिमिनिशिंग और नेगेटिव भी आ जाता है, लेकिन जनरली इसको कई बार डिमिनिशिंग रिटर्न्स की डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बोला जाता है, क्योंकि इन रियलिटी ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का एक्सटेंडेड वर्जन है. इज दैट क्लियर? उसके अंदर हमने इंक्रीजिंग भी लगा दिया, तब जाकर हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बन गया. इज दैट क्लियर? Now, I am just rubbing all these sections, बच्चे. Is that clear? Now, just try to understand. Other names भी आपने लिख लिए. ये सारा law आपको clear है. अब हमने इस law को एक diagram के थ्रू करना है. Is that clear? और ध्यान से देखना. This diagram अगर समझ आ गई, then every point is clear to you. Do you remember for the diagram, बच्चे आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो law of increasing returns or stage of increasing returns. फिर क्या आता है? stage of diminishing returns. फिर क्या आता है? stage of negative returns. Is that clear? stage of increasing returns पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर AP is increasing. Why do you have a stage of diminishing returns? Because AP is diminishing. AP समझते हो ना? What is AP? Everybody, AP समझ रहे हो? Yes. AP is increasing. AP is diminishing. Now, MP is negative. Is that clear? ये याद रखना है. Stage of increasing returns क्यों आता है? क्योंकि MP increase कर रहा है. Is that clear? What is MP doing? MP is increasing, right? And what happens to the stage of diminishing returns? AP is diminishing now. Why stage of negative returns? Because MP is negative. Clear? Let's do it with the help of a diagram, and we explain it with the help of a diagram now. But just see to it. मैंने यहाँ पर, are you able to hear me, everyone? Okay. Let's start with this diagram now. हमारे पास two diagrams, y-axis, x-axis. This is your point of origin. यहाँ पे हमारे पास कौन सा कर्व आ गया था? TP आएगा, total product जिसको बोलते हैं. यहाँ पर remember it is the units of variable factor. Remember diagram clear होगी तब आप कोई भी आंसर कर सकते हो related to it, क्योंकि यहाँ पर इसके relations भी आएगा. और मैं आपको 2-3 पेजेस भी भेज दूंगी जिससे कि आपको ये बहुत क्लियरली सारा पॉइंट्स रिटन है और उस टेबल से आपको सब क्लियर हो जाएगा. अभी ही हम डिस्कस कर लेंगे इस क्लासेस के बाद. आई विल बी सेंडिंग यू अ पीडीएफ लेटर ऑन. यूनिट्स ऑफ विच फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर. नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट. आप लोगों को ना टीपी देखो किस तरीके से बनाना है. सबसे पहले टीपी क्या करता है बच्चे? इंक्रीजिंग रिटर्न है तो टीपी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट. तो कभी भी इकोनॉमिक्स इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग अपवर्ड स्लोपिंग, मोर झुकाव किस पॉइंट की तरफ? ओवाई एक्सिस की तरफ. अब ध्यान से देखना, टीपी इज इंक्रीजिंग बट इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. कौन सा रेट से इंक्रीज करता है? डिमिनिशिंग रेट से. और कहाँ रीच कर जाता है? मैक्सिमम पे, एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश. इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज इट? यहाँ पर एक गांधी जी का सिर बन गया. क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कौन सा कर्व बन गया? टीपी. और यहाँ से आई एम टेकिंग अप अ डॉटेड लाइन बिल्कुल नीचे तक. ये जो इस लाइन के ईडर है ना, दिस इज माय थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज का क्या मतलब होता है? दिस इज अ स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. और आपको पता है नेगेटिव रिटर्न्स किसके कारण से? एमपी के कारण से है, क्योंकि टीपी यहाँ पर क्या करने लग जाता है? फॉल. अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेज का डिफरेंस नहीं बताया आप लोगों को. यहाँ पर टीपी क्या आ गया बच्चे? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंक्रीजिंग के बाद जब यहाँ पर डिमिनिशिंग होता है ना,
थोड़ा सा ऊपर से एक डॉटेड लाइन लेनी है। इज दैट क्लियर? राइट। और जहां पर आपके पास ये रेट ऑफ रिटर्न्स चेंज हो रही है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को भी आपने यहां तक मिड तक ले लिया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Should I repeat it again? Let me repeat again. ओके, आप लोगों को पता है यहाँ पर दो डायग्राम्स इकट्ठे बनेंगी। इज दैट क्लियर? लाइक दिस। यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग, टू डायग्राम। अब अच्छा, सबसे पहले तो हमारे को पता है कि टीपी यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स यहाँ पर कहाँ पर एंड होगी? जहाँ पर एपी जिस पॉइंट तक इंक्रीज करेगा। तो एपी और एमपी तो हम इस डायग्राम में बनाएंगे। तो पहले हम लोग स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स करते हैं। अब अभी आप लोगों ने क्या दिमाग में रखना है? पहले टीपी इंक्रीजेस एट विच रेट? एट इंक्रीजिंग रेट। पहले टीपी को बना लीजिए। फिर टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर उसके बाद हमारे पास लास्टली टीपी क्या आ जाता है? स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। यही है ना तीन रोल टीपी के। पहले हम लोग टीपी की डायग्राम बनाते हैं, ये तीनों चीजों को दिमाग में रखते हैं। इज दैट क्लियर? टीपी पहले तो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ये इस पॉइंट के बाद इंक्रीज करता है किस रेट से? बच्चे डिमिनिशिंग रेट से। और उसके बाद मैक्सिमम पे पहुंचता है और फिर डिमिनिश। व्हाट आई वाज टेलिंग यू, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टीपी होता है ना, वो किस रेट से। पहले हम टीपी के डायग्राम बनाएंगे। टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर टीपी इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग, फिर टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। एक बात का ध्यान रखना, जहां पर टीपी जिस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग में शिफ्ट होता है ना, उस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं। एंड व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां तक टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट विच रेट? डिमिनिशिंग रेट। इज दैट क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट कब आ गया? टीपी का। और ध्यान रखना यहाँ पर, इस पॉइंट को हमने एक नाम देना है। एंड व्हाट डू यू कॉल इट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट डू यू कॉल इट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर टीपी क्या है बच्चे? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? टीपी इज डिमिनिशिंग। क्लियर? नाउ जहां पर टीपी मैक्सिमम है, वहीं से हम बिल्कुल नीचे वाली डायग्राम में एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा कर्व बनाना है? तीनों स्टेजेस को अलग अलग करना है। आपको क्लियर हो गया? ये हमारे पास थर्ड स्टेज आ गई और हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये एमपी के बेसिस पे होती है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एमपी। क्लियर? ये याद रखना है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज को अलग अलग करना है। फर्स्ट स्टेज बच्चे किसके कारण से होती है? एपी। जब तक एपी इंक्रीज कर रहा है तब तक फर्स्ट स्टेज है, और एपी इंक्रीजिंग बाद में शो करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेज की डिफरेंस देखिए। फर्स्ट स्टेज बनाने के लिए जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग लेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेज में टीपी पहले तो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट आल्सो। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो, हमें एमपी भी बनाना है। एमपी बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां से डॉटेड लाइन लेंगे। ठीक है? लेकिन पूरे एंड तक नहीं लेनी है, मिडल तक लेनी है, स्टार्टिंग तक ही लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? लेट्स मेक एन एमपी कर्व नाउ। एमपी कर्व बनाने के लिए आपको पता है एमपी इज एट इट्स मैक्सिमम बिलो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट तो एमपी भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। अब उसके बाद टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट बच्चे, तो एमपी भी यहाँ पर क्या करने लग गया? एमपी स्टार्ट्स टू डिमिनिश। एमपी यहाँ पर डिमिनिश करेगा और इस तरीके से डिमिनिश करता है कि जहां पर टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? और थर्ड स्टेज में आते ही एमपी इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए? एमपी कर्व इज परफेक्टली क्लियर। मैं यहाँ पर लाइन लगा रही हूँ। एमपी इज मैक्सिमम
इज दैट क्लियर? वेयर इज एमसी? मैक्सिमम पॉइंट, बिल्कुल मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नीचे। हाँ जी बेटा। बेटा इसलिए क्योंकि अब सेकंड स्टेज जो है या फर्स्ट स्टेज जो है वो कहाँ तक होगी? जहां तक एपी इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? आपका 12th वाला सेक्शन छोड़ दीजिए, अब ये 12th के बेसिस पे नहीं है। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा था स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एपी इज इंक्रीजिंग, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एपी इज डिमिनिशिंग। जब तक एपी डिमिनिश करता है तब तक डिमिनिशिंग रिटर्न होती है। जिस पॉइंट तक एपी इंक्रीज करता है उस पॉइंट तक आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न जाती है। इज दैट क्लियर? मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न हम टीपी के बेसिस पे या एमपी के बेसिस पे नहीं देंगे, एपी के बेसिस पे देंगे। इज दैट क्लियर? आप स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हो किसके कारण से? एपी के कारण से। स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हो किसके कारण से? एपी के कारण से। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न बोलते हो किसके कारण से? एमपी के कारण से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये आपका स्टेज आ गया और ये स्टेज मेरा कौन सा है? सेकेंड स्टेज। एंड आई कॉल इट व्हाट? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और डिमिनिशिंग रिटर्न किसके कारण से? एपी इज डिमिनिशिंग। क्लियर? अब ये पूरी की पूरी स्टेज आ गई। इज दैट क्लियर? मैं लेबल करके बता देती हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी हियर, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट हियर। तो ए टू सी आपकी पूरी कौन सी स्टेज आ गई है बच्चे? ध्यान से देखना। इट इज पर्टिकुलरली योर फर्स्ट स्टेज और इसको हम क्या नाम देंगे? इट इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों है? क्योंकि रिमेंबर एपी इज इंक्रीजिंग। क्लियर और नॉट? नाउ लेट्स ड्रॉ द एपी कर्व। अब एपी कर्व इंक्रीज करता है, रीचेस मैक्सिमम हियर, end of the first stage and then finally starts to diminish. ये AP आ गया। Is that clear or not? Remember average है, average की चीज कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं जाती है। Is that clear? So this is which curve? This is AP. AP is equal to MP here and AP क्या आ गया? Maximum also. समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेज को अब अलग से करेंगे, सेकंड स्टेज को अलग से करेंगे और थर्ड स्टेज को अलग से करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर फर्स्ट स्टेज देखते हो ना, फर्स्ट स्टेज में टीपी पहले इंक्रीज कर रहा है किस रेट तक? टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद टीपी स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब एमपी के ऊपर आ जाओ। एमपी इज इंक्रीजिंग, रीचेस मैक्सिमम बिलो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड देन स्टार्ट्स टू फॉल। अब यहाँ पर आ जाओ, एपी इज इंक्रीजिंग मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज। क्योंकि एपी थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। समझ आ गया सबको? अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रोडक्शन किसके कारण से होती है स्टार्टिंग में? फिक्स फैक्टर के कारण से या वेरिएबल फैक्टर के कारण से? हरी अप एंड टेल मी। स्टार्टिंग में आपका फिक्स फैक्टर, नो, स्टार्टिंग के अंदर फिक्स फैक्टर के कारण से प्रोडक्शन है और वेरिएबल फैक्टर के कारण से। इन स्टार्टिंग रिमेंबर प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि फिक्स फैक्टर तो पैसिव है ना, पैसिव का मतलब समझते हो? खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं करता, उसके ऊपर लगना पड़ता है तभी प्रोडक्शन होगी। और वो कौन लगता है काम करने के लिए? वेरिएबल फैक्टर। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, फिक्स फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, सारे का सारा प्रोडक्शन किसके कारण से बढ़ रहा है? वेरिएबल फैक्टर के कारण से। आपके खुद के सामने है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आप लोगों को रूम ऑन ही ना करूं, आप लोगों को एंटर ही ना होने दूं, तो क्या आप एंटर हो सकोगे मेरी क्लास के अंदर? हरी अप एंड लेट मी नो। हरी अप। नहीं हो सकते ना? तो दिस मीन्स प्रोडक्शन क्यों हो रही है? प्रोडक्शन इज ड्यू टू अ वेरिएबल फैक्टर, नॉट ड्यू टू अ फिक्स फैक्टर। इज दैट क्लियर? मैं ऐसे ही रूम को लेकर बैठी रहूंगी, पढ़ाऊंगी किसको? खाली क्लास को थोड़ा ना पढ़ाऊंगी। तुम
लोग आओगे तभी तो तुम लोगों को पढ़ाऊंगी. यू ऑल आर द वेरिएबल फैक्टर्स. तो इसी तरह से स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो कभी भी फिक्स फैक्टर के कारण नहीं होती. वो किस फैक्टर के कारण से होती है बच्चे? वेरिएबल फैक्टर के कारण से होती है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अब लास्ट स्टेज देखो. लास्ट स्टेज के अंदर यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव. इज दैट क्लियर? क्योंकि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. और ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये भी क्यों है? क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो गया था. दैट्स व्हाई. तो ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं. आई एम रिपीटिंग दिस सेक्शन वंस अगेन नाउ. अब पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स करेंगे, फिर डिमिनिशिंग करेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे. इसी तरह से समझना, राइट? ये हमारी इंक्रीजिंग ए टू सी हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स है. याद रखना, यहाँ पर पहले तो टीपी इंक्रीज करता है किस रेट से? इंक्रीजिंग. और उसके बाद टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. ए टू बी तो इंक्रीज कर गया इंक्रीजिंग से, फिर बी टू सी इंक्रीज कर गया डिमिनिशिंग से. और जहां पर रेट ऑफ चेंज होता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? नाउ अब आ जाओ एमपी के ऊपर. एमपी ऑफ अ फैक्टर इज इंक्रीजिंग. एमपी इज मैक्सिमम बिलो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. thereafter it starts to diminish. उसके बाद ये डिमिनिश करना शुरू कर देता है. अब आ जाओ एपी के ऊपर. एपी ऑफ फैक्टर इज इंक्रीजिंग, रीचेस मैक्सिमम एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? लास्ट पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 0. व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज इक्वल टू 0. नाउ बच्चे फर्स्ट स्टेज यहीं पे खत्म हो गई. अब हम सेकंड स्टेज में एंटर कर गए. सेकंड स्टेज भी किसके कारण से? क्योंकि एपी क्या कर रही है? डिमिनिश कर रही है. टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से. एपी इज मैक्सिमम एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज. thereafter it starts to fall. अब जब सेकंड स्टेज की स्टार्टिंग है तो एमपी एपी को ऊपर से काटता है और उस पॉइंट पे एमपी इज इक्वल टू व्हाट? एपी. इज दैट क्लियर? MP is also falling and reaches 0 at the end of the second stage. Clear or not? सबको समझ आ गया? AP भी पॉजिटिव है, MP भी पॉजिटिव है. यहाँ पर याद रखना. और TP भी इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से. लेकिन इंक्रीज करता हुआ कहाँ पे पहुंच गया? मैक्सिमम के ऊपर. अब आखिरी स्टेज पे आ जाओ. TP क्या कर रहा है बच्चे? डिमिनिश. AP क्या कर रहा है? डिमिनिशिंग लेकिन पॉजिटिव. MP क्या कर रहा है? डिमिनिशिंग. सॉरी, MP is diminishing and becomes negative. Is that clear? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने इग्नोर नहीं करना है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है? 0 और नेगेटिव. क्यों 0 और नेगेटिव है? क्योंकि आपको पता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है. और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुई है? क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन किस फैक्टर का हो गया है? ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. इज दैट क्लियर? जिसके कारण से लेबर की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. क्या आपको ये सारा सेक्शन क्लियर हो गया? एवरीबॉडी हरी अप एंड लेट मी नो. क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? सबको समझ आ गया ये वाला? यस और नो? गुड. तुषार, गीतेश, सबको क्लियर हो गया? मैं इसकी वीडियो भी भेज दूंगी, सबको और क्लियर हो जाएगा. लुक एट द वीडियो अगेन एंड अगेन देन. ओके. समय इज देयर टुडे और नॉट? समय को मैं कभी कभी देखती हूँ. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट. अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है बच्चे कि क्या रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के? तो आप लोगों को रीजन तो बहुत अच्छी तरह से पता है. क्यों? क्योंकि रीजन हम लोगों ने जो किए थे उन सारे रीजन को हमने अब एड अप कर देना. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल इट टू यू. हम लोग 2 रीजन से उठा लेंगे इंक्रीजिंग के, 2 रीजन उठा लेंगे डिमिनिशिंग के, और 2 रीजन मतलब 3 रीजन उठा लेंगे डिमिनिशिंग के. इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कांस्टेंट के रीजन को इग्नोर कर देना. सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सबसे फर्स्ट रीजन क्या आ जाएगा? रीजन आएगा अंडर यूटिलाइजेशन of fixed factor leading to
फुल यूटिलाइजेशन। मैंने आपको क्या कहा था, स्टार्टिंग में हमारा फिक्स फैक्टर बिल्कुल ही अंडर यूटिलाइज था, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 थी। जैसे जैसे लेबर लगना शुरू हुआ ना, वैसे वैसे उसकी कौन सी यूटिलाइजेशन होनी शुरू हो गई, फुल यूटिलाइजेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, वर्क ऑन बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। सबको डिविजन ऑफ लेबर का मतलब पता है क्या होता है? डिविजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, हर बंदे की जिस चीज में माहिरता है वही चीज में वो काम करेगा, और जब वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली वो वर्क भी जल्दी होता है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, better coordination, better coordination between fixed factor and variable factor, right? अब फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स के रीजंस पे आ जाओ। क्या रीजंस थे डिमिनिशिंग रिटर्न्स के? हरी अप एंड टेल मी। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर। क्या था पॉइंट हमारा? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, राइट? फिर क्या आ गया था? इट वॉज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। और लास्ट क्या आ गया था बच्चे? नॉट द लीस्ट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्योंकि पुअर कोऑर्डिनेशन था तभी तो यहाँ पर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी? डिसगाइज unemployment. This means marginal productivity of variable factor is equal to 0. और ये स्टार्टिंग में ना इसी के कारण से जो फर्स्ट स्टेज थी, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर वाज इक्वल टू 0। डू रिमेम्बर? तो आपने क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट्स थे, ये तो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वाले ले लिए, और ये जो हमारे लास्ट 3 पॉइंट्स हैं, हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के ले लिए, और ये क्या बन गया? रीजन इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। क्या बच्चा आपको ये रीजंस क्लियर हो गए सबको? Is all the reasons clear to all of you? Yes or no? Very good. Now but to see to it, what is very important? Area of operation. अब आप मुझे खुद बताओ कि एक efficient producer किस स्टेज के अंदर प्रोड्यूस करेगा? Can anyone tell me? Efficient producer, very good. क्या सबको समझ आ रहा है सेकेंड स्टेज में क्यों? यहाँ पर आपको आंसर इसी डायग्राम से मिल रहा है। फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फिक्स फैक्टर की क्या है? 0। फिक्स फैक्टर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जितनी भी प्रोडक्शन में बदलाव आ रहा है ना बच्चे, व्हाट्स द टाइम? जस्ट टेल मी। ओके, आई एम डन विद द टाइम बच्चे। आई विल डू दिस, टेक अप दिस क्वेश्चन टुमारो अलोंग विद जो दूसरा सेक्शन है, और मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी, उसके अंदर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर?